हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज के क्लास में गाइस ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपके सामने। यहां आपसे बोला हुआ है कि द फिगर शोन अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट सोर्स with L is equal to 50 mH and C is equal to 80 microfarad and R is equal to 40 ohm. Find the source frequency which derives the circuit in the resonance. तो आपको यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इस सर्किट में कई चीजें हैं, जैसे यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे हमने सोर्स ईएमएफ प्रोवाइड कर रखा है, एक कैपेसिटेंस लगा रखा है, एक इंडक्टेंस लगा रखा है, कई चीजें यहाँ पे। आपसे बोला हुआ है कि वैल्यू जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की वो है 200 वोल्ट, ठीक है। अब आप बताओ कि जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है विच ड्राइव्स द सर्किट इन द रेजोनेंस, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे जानकारी पूछी हुई है। और नेक्स्ट में आपसे क्वालिटी फैक्टर के बारे में पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आइए आंसर डिस्कस करते हैं। अगर मैं आंसर की बात करूं तो सबसे पहले सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोर्स फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई ऑब्वियस सी बात है 2 पाई, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ओमेगा तो चाहिए ना। ओमेगा कैसे निकालूंगा? ओमेगा होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल इंटू में सी। सारी वैल्यूज गिवन है इस क्वेश्चन में। एल की वैल्यू सामने दिख रहा होगा 50 mH, ठीक है। इसको यार कन्वर्ट कर लो हर्ट्स में नॉर्मल, तो इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेना आप। उसके बाद सी की बात करते हैं। सी भी दे रखा है 80 माइक्रोफराडे, तो उसको कन्वर्ट कर लो यार आप। तो 80 को मल्टीप्लाई करा दो 10 की पावर 6 से, यहाँ पे भी कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 500 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि यार ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को तो सोर्स फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ था, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओमेगा नोट की वैल्यू 500 निकाला आपने, बिल्कुल यहाँ पे पुट कर दो। 2 पाई अपनी जगह रहने दो, 2 से ये कट जाएगा, 250 आएगा, पाई अपनी जगह पे। अब आप यहाँ पे जब पाई की वैल्यू पुट करोगे 3.14 या 22/7, इससे भी डिवाइड करा सकते हो और आंसर निकल के आएगा 80 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आपके क्यू फैक्टर के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो समझते हैं क्या निकल के आएगा इसका आंसर। देखो, जब क्यू की बात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा नोट एल डिवाइडेड बाई आर। ओमेगा नोट आपने अभी अभी 500 रेडियन निकाला है। एल की बात करें, क्वेश्चन में गिवन है 50 mH, आप इसको कन्वर्ट तो करोगे ऑब्वियसली। साथ में आर के बारे में बात करें तो 40 ओम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ओमेगा नोट की जगह 500 लिखो, एल की जगह 50 लिखो और उसको कन्वर्ट कर लो, यानी 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा लो। आर की जगह यहाँ पे 40 लिख लो। ओवरऑल एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, क्यू की वैल्यू निकल के आएगी 0.625, राइट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि एक सोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर एसी वोल्टेज है आपके पास V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। इस चीज को आपने करेक्ट किया एक प्योर इंडक्टर के साथ, जिसका जो इंडक्टेंस है वो है L। आपसे बोला हुआ है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। तो उस सर्किट में जो ये सारी चीजें कनेक्ट होंगे वहां पे, इसके अंदर आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। और आपसे आगे बोला हुआ है कि शो दैट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट इज 0। तो एवरेज पावर 0 हो, ये भी बात आप प्रूव करो। आंसर समझते हैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट का। देखो, जब भी हम डेरिवेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस पोटेंशियल को लिखना पड़ेगा जिससे हमने उस सर्किट को कनेक्ट कराया। आप यहाँ पे एक बार सर्किट देख लो बहुत अच्छे से। ये सर्किट दिख गया होगा, ये हमारे पास वो सोर्स है, ठीक है, और इसी के अंदर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। साथ में हमने यहाँ पे एक इंडक्टर भी लगा रखा है, तो ये सारी बातें आपको पता है। चलो, अब हम V की बात करते हैं। V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। साथ में मुझे ये भी पता है कि जो हमारे पास ईएमएफ होता है, V एक तरीके से ईएमएफ है, सोर्स है, उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर ये बात नहीं पता किसी को तो शायद आप सबको एक बात तो पता होगी, वो ये कि E इज ऑलवेज इक्वल टू एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये बात कहाँ आपने सीखी थी? ये बात आपने सीखी थी ईएमएफ वाले चैप्टर के अंदर, ईएमआई वाले चैप्टर के अंदर, राइट। तो वहां से भी आप ये बात समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो ये सारी चीजें इस तरफ चली जाएगी, डी एक तरफ रह जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी V डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई डी टी। ये बात समझ गए। इस एक्सप्रेशन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे आगे। नीचे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारे पास डी है, क्योंकि अब हम डी की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे। ये डी हमारे पास था और इस डी में हमने किया क्या, इस V की जगह हमने रिप्लेस कर दिया V नोट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। ये बात समझ आ गई आपको? ये कहां से रिप्लेस किया तो आप एक बार देख लो, ये ऊपर ये वैल्यू है हमारे पास, वहां से हमने ये रिप्लेस किया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब आपने सारी रिप्लेसमेंट कर दी, तो यहां से आप इंटीग्रेट करोगे इसको। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास निकल के आएगा I इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नोट ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाई कॉस ओमेगा टी। कैसे? देखो वी नोट अपनी जगह पे रहेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा जो कि बनता है कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा। ठीक है, तो नीचे ओमेगा आ जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। साथ में साइन का इंटीग्रेशन जब होता है तो नेगेटिव भी लगता है, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से हमारे पास आई की वैल्यू निकल के आ गई इंस्टेंटेनियस करंट की, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें आगे कई चीजें भी निकालनी है, जैसे एवरेज पावर जीरो भी प्रूफ करना है, लेकिन उससे पहले इस आई को और भी स्टैंडर्डाइज करते हैं। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, आई अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, इस वी नोट और कॉस ओमेगा टी की जगह कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आई अपनी जगह पे एज इट इज है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नोट। अब देखो अगर आपको ना कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करना है, किस में, कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करना है आपको साइन ओमेगा टी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 से माइनस करना पड़ेगा। ये आपका फेज डिफरेंस होता है। ये बात आपने बचपन में भी पढ़ी होगी मैथ्स में कि भाई cos 90 माइनस थीटा साइन बनता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस बनता है। तो यहाँ पे जो कॉस दिख रहा है आपको, इस कॉस को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन में। ओके, क्या फायदा है इसका, भाई बहुत बड़ा फायदा, हमें फेज डिफरेंस मिल ही जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बात हमें पता है कि ये देखो ऊपर दिख रहा है आपको, ये है पोटेंशियल। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो यार ये है हमारे पास पोटेंशियल, और ये पूरा है रेजिस्टेंस। समझो इस बात को, ओमेगा एल एक तरीके से रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस क्या बनता है, करंट बनता है। इस पूरे की जगह मैं करंट लिख दूं, यही तो किया यहाँ पे, आई नोट रिप्लेस कर दिया इस पूरे की जगह, तो यहाँ पे हमने करंट लिख दिया, बाकी साइन अपनी जगह पे, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। देखो मैं कितना क्रिस्टल क्लियर करके आपको चीजें बता रहा हूं, आप प्लीज इसी तरीके से समझना। अब हम इस वैल्यू को समझ चुके हैं ये कैसे हुआ। उसके बाद यहां पे भी यही चीज लिखा हुआ है इस जगह पे कि जो ये रिप्लेसमेंट हुआ है यहीं पे, यहां से हुआ है। ठीक है, अब एवरेज पावर की बात करते हैं। एवरेज पावर होता है P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि हमें एवरेज पावर निकालना है तो टाइम पीरियड जो है वो dt रहेगा। अब आप ना इस v की जगह ये वैल्यू पुट करो, कौन सी वाली वैल्यू पुट करो, ये वाली। ठीक है, v नोट साइन ओमेगा टी, इस v की जगह आएगा v नोट साइन ओमेगा टी, और ये i दिख रहा है छोटा सा बच्चू सा, इस i की जगह आप क्या पुट करोगे, ऑब्वियसली i की जगह आप पुट करोगे ये जो वैल्यू आपने निकाली है। ठीक है, क्या निकाली है आपने, माइनस ऑफ v नोट ओमेगा एल डिवाइडेड बाई कॉस ओमेगा टी। तो इस i की जगह, इस छोटू सा i की जगह आ जाएगा ये सारी वैल्यू। तो देखो कॉस ओमेगा टी यहां से उठ के आया, कॉस ओमेगा टी अपनी जगह पे, जो v नोट आया ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वी नोट का स्क्वायर बन जाएगा, और बाकी अपनी जगह एज इट इज। अब समझ गए होगे, वैल्यूज हमने रिप्लेस करी है। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है इंटीग्रेट। तो आप इनको ना मैथ्स के टर्म में लिख सकते हो, साइन 2 टाइम्स ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 टाइम्स ओमेगा टी बनता है। ठीक है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड लिमिट्स वगैरह पुट कर लोगे, तो एवरेज पावर निकल के आता है 0। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द सीरीज एलसीआर सर्किट शोन बिलो। नीचे दिए गए एलसीआर सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के बारे में पूछा हुआ है, और आपसे ये बोला हुआ है कि ये इनमें से लीड कौन करेगा, यानी कि ज्यादा कौन होगा, करंट करेगा या फिर वोल्टेज लीड करेगा फेजेस के बीच में। ओके, तो आंसर समझते हैं इसका। अगर मैं आंसर की बात करूं तो जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या फेज डिफरेंस, तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये पार्ट नंबर 1 में करना है, ये चीज यहाँ पे बता रखी है। अब सबसे पहले यार यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा इस सर्किट में सारी वैल्यूज। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमें फेज समझ आएगा और हमें पता चलेगा कि कितने से वो वैरी कर रहा है। ठीक है, यही तो पूछा हुआ है ना। तो आप इस क्वेश्चन में देखो XL की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ये चीज आपको समझनी है। क्यों XL, हमें जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए XL की वैल्यू है ओमेगा एल, जैसा मैंने आपसे बताया। ओमेगा यहाँ पे देखो, ओमेगा आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास 1000। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है ओमेगा, ये नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये चीज ओमेगा ही तो होता है, ओमेगा टी। समझ गए इस बात को, तो यहाँ से हमने ओमेगा उठा लिया 1000, राइट। एल की बात करते हैं, एल गिवन है क्वेश्चन में 100 mH। ठीक है, तो यहाँ पे एल लिख देंगे 100, कन्वर्ट कर लेना यार उसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा लेना। इस तरीके से यहाँ से XL निकल जाएगा 100 ओम का। अब XC की बात करते हैं, वो होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी। समझ गए, ओमेगा अगेन 1000 है। सी की बात करते हैं, सी देखो यहाँ पे 2 माइक्रो फराडे दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लेना अगेन 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करा के, ये निकल के आएगा पूरा XC 500 ओम। अब हम बात करते हैं फेज एंगल। हम सबको पता है फेज एंगल होता है tan फाई, जिसकी वैल्यू होती है XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। देखो कुछ फॉर्मुलेस भी आपको यहाँ पे साथ के साथ नोट डाउन कर लेने हैं, आपको समझ आ जाएगा। XL की वैल्यू हमने 100 निकाला, XC 500 निकाला, ओवरऑल सॉल्व हो के आएगा ये -1। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं -1 की, तो tan के केस में -1 आता है π/4 में, तो फाई आ गया आपका नेगेटिव ऑफ π/4। अब एक बात समझो क्लियरली, एक चीज तो आपको यहां से पता है कि XC जो है वो डोमिनेट कर रहा है XL से, यानी कि XC ज्यादा है XL के कंपैरिजन में। ठीक है, और फेज साथ में यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप ये कह सकते हो कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। कैसे समझ में आया ये बात, देखो
XC जब होता है तो XC का मतलब है कि जो कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझो इस बात को, कितना टिपिकल सा वर्ड है ना, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का, यानी कि ये हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपेडेंस के रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस से ज्यादा अगर कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी मैंने इसको इंपेडेंस बोल दिया था, इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस से ज्यादा अगर आपके कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर जो करंट है वही लीड करेगा वोल्टेज को, ठीक है। ओके, ये बात समझ गए अच्छे से। चलिए, और ये नेगेटिव है, ये बात भी आपको मेंशन करना है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में जो पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज, इस सर्किट में कोई और चेंज नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C1। इसमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा दिया, मान लो कि कहीं पे इस जगह पे आपने एक कैपेसिटर लगा दिया होगा, यहां पे कहीं पे, ठीक है, और उसको आपने पैरेलली कनेक्ट किया। अच्छा, इस C के साथ आपने पैरेलली कनेक्ट किया, यानी कि यहां पे कहीं लगा दोगे और इसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा। अब आपको बताना है इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, और आप चाहते हो कि पूरे सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, तो कैसे निकालोगे इस चीज को? कितना आसान है ना। देखो, जब भी हमें पावर फैक्टर को यूनिटी प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो नया वाला आपने लगाया ना यहाँ पे कैपेसिटेंस, इस जगह पे कहीं लगा होगा, उसकी वैल्यू लिख लो XC डैश, क्योंकि पुराने वाले का तो XC होने वाला है। अगर ये यूनिटी है तो ये फिर XL के इक्वल होगा, ठीक है। यूनिटी है तो ये जो आपके पास इंडक्टेंस दिख रहा है, इस इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा नए वाले कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात समझ लो अच्छे से, ये रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का है, ये रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का है। तो ये जो नया वाला है इन दोनों को बराबर रखना है क्योंकि हमें यूनिटी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में ओमेगा सी डैश, यहाँ पे दिखा सकता हूं मैं आपको कैपेसिटेंस का कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन में ओमेगा सी डैश, ठीक है। XL की वैल्यू हमें पता है 100 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 100 लिख लो। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सी डैश जो है यहाँ से जब निकालोगे, यानी ओमेगा पुट कर लोगे, देखो ओमेगा यहाँ पे दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में 1000, ठीक है। ये सारी चीजें पुट कर लोगे तो आपके पास ना यार सी डैश निकल के आएगा यहाँ पे क्या, 10, ठीक है। कैसे निकल के आया, तो अब यार जब सॉल्व कर लोगे तो सी डैश निकल के आएगा 10, जो मैं आपको बार बार कह चुका हूं। अब ये सी डैश है क्या, जो भी यहाँ पे आपने यार कैपेसिटेंस लगाया ना नया वाला पैरेलली, ठीक है, इस पूरे का एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपके पास सी डैश ओवरऑल, ठीक है। अब पहले वाला आपके पास क्या था, पहले वाला था आपके पास C, ठीक है, और नया वाला को आप मान लो C1, कुछ भी मान लो। तो जो C होगा वो किसके बराबर होगा, C इज इक्वल टू C प्लस में C1 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सी डैश जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो आपने 10 निकाल लिया, तो यहाँ पे आप 10 पुट कर दो। जो पहले से था, पहले से जो C था उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आप वहां पे 2 पुट कर लो। अब C1 नहीं पता तो आप C1 निकालोगे, वो आ जाएगा 8 माइक्रोफराड। तो इस तरीके से ये भी निकल गया, राइट। आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप खुद सॉल्व करके लाने हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए सारे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।